हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलाल क्लासेस पर। दोस्तों, मैं ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बेस सब्जेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी इसी पर बेस्ड है, इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और इसके अलावा जो भी ब्रांच है, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और अदर जो भी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है, उन सब में ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और यानी बोर्ड ये सिलेबस। दोस्तों, ये हमारे बीटी यूपी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस लिखा गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। दोस्तों, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। दोस्तों, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो आप थ्योरी दोगे, बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है। इसके बाद बचे 50 नंबर में से, इसमें से आपको 30 नंबर आपका सेशनल का है। सेशनल में 20 नंबर थ्योरी और 10 नंबर प्रैक्टिकल का। और इसके बाद जो 20 नंबर बचता है, ये बाहर से एग्जामिनर आएगा और ये उसका आपका प्रैक्टिकल का नंबर आपको देगा। तो ये था दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में क्या नाम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसी सब्जेक्ट का नाम है जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में दोस्तों 2 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पोर्शन किसी सब्जेक्ट का है तो वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें 70% कोर्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ना है, और उसके बाद 30% सिलेबस आपको सिविल का पार्ट पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ना है। और सेम इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का नाम बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 70% पार्ट है, और 70% आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है यदि आप सिविल से हो तो। और इसके अलावा 30% जो बचता है उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ना है। तो दोस्त, आइए देखते हैं कि इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जनरल इंजीनियरिंग या बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बोर्ड ने क्या सिलेबस को डिसाइड किया है, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है, डीसी परिपथों का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। दोस्तों, आखिर इस ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें हमें पढ़ना है सर्किट क्या होता है, दूसरी चीज ये डीसी क्या है। दोस्तों देखो, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो 2 तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, या वो एसी सर्किट होते हैं या वो डीसी सर्किट होते हैं। तो आखिर ये डीसी और एसी इनको कहते क्यों हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है, और इसके अंदर हमें पढ़ना है वोल्टेज के बारे में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ना है। इसी चैप्टर के अंदर हमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें डीसी सर्किट के इस चैप्टर में पढ़ना है। और दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है, स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, ये जो पहला चैप्टर है, इसके अंदर हमें सिर्फ डीसी क्वांटिटीज और कुछ छोटे छोटे लॉज हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब आइए जानते हैं कि इस सेकेंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डीसी परिपथ प्रमेय। दोस्तों, डीसी परिपथ प्रमेय ये है क्या और इसका यूज़ क्या है? तो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि ये डीसी सर्किट थ्योरम्स का यूज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, आपके सिलेबस में वैसे तो डीसी सर्किट की बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन आपके जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, इसमें सिर्फ चार मेन थ्योरम्स दी गई हैं, जिसमें आपको 4 थ्योरम्स पढ़ना है। पहली थ्योरम है इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ना है कि उसकी हेल्प से हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा इसमें पढ़ना है सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद हमें पढ़ना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके बाद है थेवेनिन्स थ्योरम। दोस्तों, थेवेनिन्स थ्योरम
समझ लीजिए कि चारों थ्योरम में सबसे बेस थ्योरम है और इसी थ्योरम से रिलेटेड है अदर जितनी भी 3 थ्योरम्स है, इसलिए थेवेनिन्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक थ्योरम बचती है नॉर्टन्स थ्योरम। तो दोस्त ये 4 थ्योरम्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, यानी डीसी सर्किट थ्योरम्स में। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं कि ये तीसरा चैप्टर क्या है। इस तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है दोस्त। आज ये सिर्फ सिलेबस इंट्रोडक्शन हो रहा है, कल से आपको रेगुलर क्लासेस इसकी मिलती जाएंगी। वोल्टेज और धारा स्रोत, चैप्टर का नाम है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। तो दोस्त इसमें हमें क्या पढ़ना है वोल्टेज एंड करंट सोर्स में। दोस्त देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और एक नाम आता है वोल्ट मीटर। वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है वोल्ट मीटर का। वोल्टेज सोर्स की अगर बात करते हैं तो एक नाम है वोल्ट मीटर। तो दोस्त ये जान लो कि वोल्ट मीटर और वोल्टेज सोर्स ये दोनों ही एकदम अलग चीजें हैं। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर एक ही चीज है। नहीं, वोल्टेज सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स वो एक तरह का वोल्टेज देने का सोर्स है जो जिससे हमको वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जिससे हमें वोल्टेज मिलता है, उसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और जिससे इस वोल्टेज को मेजर किया जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो देखो दोस्त, किसी चीज को मेजर करना और किसी चीज को पाना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज वोल्टेज सोर्स, जिससे हमें सोर्स, जो भी सोर्स हमें वोल्टेज का, जो भी हमें वोल्टेज देगा उसे हम वोल्टेज सोर्स कहेंगे, और उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक अलग चीज है। अब बात करते हैं करंट सोर्स की। तो देखो करंट सोर्स क्या है। करंट सोर्स जैसे वोल्टेज सोर्स जो हमें प्रोवाइड करा दे, जैसे कि हमारी बैटरी क्या है, हमें वोल्टेज देती है। उसी तरह दोस्त जो भी हमें करंट प्रोवाइड करे उसे हम कहते हैं करंट सोर्स। इसमें भी एक कंफ्यूजन आता है, बच्चे ये सोचते हैं कि एक नाम आता है एमीटर। तो इन चीजों से आपको समझ लेना है कि करंट सोर्स एक अलग टॉपिक है। करंट सोर्स वो होगा जो हमें करंट को प्रोवाइड करेगा, और जो एमीटर होगा वो करंट को मेजर करता है। ये दोनों मेजरिंग डिवाइसेस हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ना कि ये इनको प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं। तो जो हमें ये करंट सोर्स देगा वो करंट सोर्स कहलाएगा, जो मेजर करेगा वो एमीटर कहलाएगा। आइए जानते हैं दोस्त ये चौथे चैप्टर यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्त इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। दोस्तों आपने नाम तो बहुत सुना होगा, मैग्नेट यानी चुंबक। नॉर्मल चुंबक तो आप सबने देखा होगा, जिसे हम चुंबक कहते हैं। तो दोस्त ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट दोस्त वो होता है जो इलेक्ट्रिक से बने, जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। हम और आप जो जनरल अपनी घरों में या कहीं भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेट होता है जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक की वजह से यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट बनता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या है? इंडक्शन। इसमें हमें पढ़ना है इंडक्शन क्या होता है। तो दोस्त धीरे धीरे इन सब टॉपिक्स पे आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज हैं। फैराडे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फैराडे, जिनके नियम का यूज आज लगभग हर तरह की मशीनों में किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है फैराडेज लॉ का। तो ये फैराडेज का लॉ क्या था, ये सब चीज़ों को इन सब के अंदर पढ़ना है। और क्या पढ़ना है दोस्त? फ्लक्स के बारे में पढ़ना है कि फ्लक्स क्या होता है। जिस तरह हमारे डीसी सर्किट में करंट होती है उसी तरह हमारे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। इसके बाद जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्किट के लिए, डीसी सर्किट में करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। और क्या पढ़ना है इसके अंदर दोस्त? इसके अंदर और हमें पढ़ना है परमिएबिलिटी पढ़ना है। परमिएबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं और जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है या इन दोनों में सिमिलर क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, यानी कि ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जिसे हम स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। और उसी तरह हमें जानना है कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और
म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है दोस्त कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यानी इंडक्टर क्या होता है, बात आती है इंडक्टर की, तो ये इंडक्शन जो बना है इंडक्टर से ही मिलकर बना है। तो दोस्त इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि ये इंडक्टर क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि ये इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। और आइए दोस्त अब पढ़ते हैं ये 5वां चैप्टर। इस 5वें चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। 5वें चैप्टर दोस्तों नाम है बैटरीज। जैसा कि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि बैटरीज के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। दोस्त देखो, बैटरीज जो होती हैं वो सेल्स से मिलकर बनती हैं। सेल, कई सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो ये जो बैटरीज होती हैं, इन बैटरीज में हमें 4 बैटरीज मेन इस आपके सिलेबस में दी गई हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है लेड एसिड बैटरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी है और इसका क्वेश्चन लगभग हर साल बीटीयूटी के एग्जाम में पूछा जाता है। और लेड एसिड बैटरी पढ़ना है। इसके बाद निकल कैडमियम बैटरी पढ़ना है, निकल आयरन बैटरी पढ़ना है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी पढ़ना है, और उसके बाद हमें बैटरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। फिर बैटरीज को किस तरह से सर्किट के अंदर लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत, यानी 6वां चैप्टर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसी फंडामेंटल्स। दोस्तों इसमें हमें एसी फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, यानी एसी जैसे ये डीसी क्वांटिटीज यानी डीसी सर्किट के बारे में हमने पढ़ा है, उसी तरह से हमको इसके अंदर एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। एसी सर्किट के पैरामीटर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्त इसमें क्या पढ़ना है, एसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। एसी एंड डीसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या कॉमन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें पढ़ना है साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, आईवी, एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है आरएमएस वैल्यू। दोस्तों देखो, जो भी हमारे नॉर्मल जो घरों में हमारी सप्लाई आती है उन सब में, और लगभग जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब पर लगभग जिस भी चीज़ की रीडिंग दी होती है, यानी एसी के फॉर्म में, वो सारी लगभग आरएमएस वैल्यू होती है। सारी आरएमएस वैल्यू है, उस पर अगर डिफाइन नहीं है कि वो कौन सी वैल्यू है तो वो आरएमएस ही वैल्यू मानी जाती है। आरएमएस का मतलब दोस्त रूट मीन स्क्वायर होता है। ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर ये है क्या और कैसे इनको डिराइव किया जाता है। आरएमएस वैल्यू और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये 4 वैल्यूज के बारे में हमें इस एसी फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ना है दोस्त। और क्या पढ़ना है इसमें 2 टॉपिक और है, एक है फॉर्म फैक्टर और एक है पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर ये क्या होता है, ये इन्हीं से रिलेटेड है। अब मैं ये चीज़ें आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आइए देखते हैं ये हमारा 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना है दोस्त। 7वें चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी एसी सर्किट्स। दोस्त जैसे हमने डीसी सर्किट को पढ़ा उसी तरह सिंपली हमको एसी सर्किट्स भी पढ़ना है। एसी सर्किट्स में दोस्त देखो, हमको एसी सर्किट्स में कई सारे सर्किट पढ़ने हैं, जैसे आर सर्किट। ये आर का मतलब है रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस से मिलकर बना है रेजिस्टिव, यानी जिसमें रेजिस्टर लग गया है उसको कहते हैं रेजिस्टिव सर्किट। और पढ़ना है एल सर्किट। एल सर्किट का मतलब एल इंडक्टेंस या इंडक्टिव, इंडक्टेंस से बना है इंडक्टिव, और ये इंडक्टिव को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको एल सर्किट। एक है दोस्त सी सर्किट। सी का मतलब कैपेसिटिव सर्किट। ये तीनों सर्किट को हमें अलग अलग पहले पढ़ना है, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। इसके बाद धीरे धीरे हमें इनके अंदर इन दोनों को कॉम्बो करके पढ़ना है, जैसे आर सर्किट और एल सर्किट का एक साथ कॉम्बो आर एल सर्किट, एल सी सर्किट, इसी तरह आर सी सर्किट, और सबसे जो मेन इसमें सर्किट है वो है इन तीनों का कॉम्बो, यानी आर एल सी सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों को
उसको कहते हैं RLC सर्किट। और क्या पढ़ना है दोस्त इसके अंदर हमें इम्पीडेंस के बारे में भी जानना है। इम्पीडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, ससेप्टेंस क्या है, पॉलीफेज सिस्टम क्या है, उनका पॉलीफेज सिस्टम में पावर का मेजरमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें AC सर्किट्स के चैप्टर में पढ़ना है। आइए दोस्त अब बात करते हैं 8वें चैप्टर की। इस 8वें चैप्टर में क्या पढ़ना है दोस्त? जैसा कि आप देख रहे हैं 8वें चैप्टर का नाम है विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। दोस्त ये पावर प्लांट्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये पावर प्लांट्स हैं क्या। तो दोस्त देखो, आज हम विद्युत का यानी बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। हमने कभी सोचा कि ये बिजली आती कहाँ से? तो दोस्त ये जो बिजली है ये आती है पावर प्लांट्स से। पावर प्लांट्स क्या होते हैं? पावर प्लांट्स जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाए, जहाँ बिजली को पैदा किया जाए, उसी को कहते हैं पावर प्लांट्स। ये पावर प्लांट्स कई टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स के बारे में कि बिजली का उत्पादन अलग अलग पावर प्लांट्स में कैसे होता है। जैसे कि इसमें है एक सबसे पहले है थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर हमें पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट। दूसरा इसमें पढ़ना है हाइड्रो पावर प्लांट। और तीसरा इसमें है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन सारे पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आज ये मेरा पहला लेक्चर है और शायद पहली बार ही मैं YouTube पर आया हूँ और YouTube पर पहला वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलाल क्लासेस, इस पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।